हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो आप ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ का आज हम पढ़ने वाले हैं, जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1, हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं। तो संस्कृत शब्द का अर्थ पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है पुरातत्व संस्कृतियाँ, जो शब्द का प्रयोग पुरातत्व ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं तथा समानताएं एक साथ एक विशेषता, भौतिक क्षेत्र का काल खंड संबंध पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृति वो होती है जहाँ एक जैसे समूह के लोग रहते हों, उनमें कई तरह की समानताएं हों, जैसे वो एक ही जगह से रह रहे हैं, कई समय से रह रहे हैं, तो उसे संस्कृति कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार, मतलब जब खुदाई हुई ना, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा की साइड खुदाई हुई। हड़प्पा जो स्थल है वहीं पर सबसे पहली खुदाई हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, क्योंकि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में ही हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम से जाने लगा। और इसका काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता काल था, जहाँ संस्कृति रह रही थी, इतने सारे लोग रह रहे थे, उसका काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ईस्वी है। ठीक है। अब हड़प्पा संस्कृति का चरण देखते हैं। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति को ना 3 भागों में बांटा गया। आरंभिक चरण, विकसित हड़प्पा सभ्यता, और उसकी परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू कभी ये हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कभी नीचे से शुरू हुई होगी, फिर ऐसे मान लीजिए, तो कभी इसका ऐसा काल आया होगा जब ये बहुत ऊंची हो गई होगी, फिर उसके बाद वापस इसका विनाश हुआ, इसीलिए ये नीचे आ गई। तो इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक सभ्यता, जो शुरुआत हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा विकसित यानी कि आप समझिए ये जब ऊपर जा रहा था, शहरीकरण आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, तो। और तीसरा परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका जब अंत हो गया। तो यह 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है। अब इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी जोड़ रखा है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? चलो, हड़प्पा सभ्यता तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा पे सबसे पहली जगह खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोला गया। लेकिन इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली गई है। मतलब ये जो सभ्यता है ना, वो एक नदी के पास फैली है, सिंधु नदी के पास, इसलिए यह इलाका उपजाऊ है और हड़प्पावासी यहाँ खेती करते हैं। तो जब इसके पास नदी बहेगी तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि उसके आगे नदी बहती थी और लोग वहाँ खेती करते थे। अब हमें वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की जो हमें जानकारी मिलती है वो बुक से नहीं मिली, क्योंकि हम आज तक उनकी भाषा को पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक उनकी भाषा को कोई नहीं पढ़ पाया। तो हम सारा जो स्रोत है हड़प्पा सभ्यता होगा, उसको किस किस चीज़ से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें किन किन चीज़ों से पता चलता है। तो पहला है आवास, यानी कि वहाँ के घर को देखा गया कि वो किस तरीके से है। मृदभांड एक बर्तन होता है जो कि मटके की तरह होता है। आप देख सकते हैं, शायद ऐसे मटका बना रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे करके मटका होता है, उसको ही कहा गया है मृदभांड। और तीसरा आभूषण, यानी कि आप जेवर समझ सकते हैं, जो पहले पहना जाता था। लेकिन पहले के जेवर सोने चांदी से नहीं बने होते थे। पहले के जो जेवर थे वो बने होते थे पत्थरों से, कह सकते हैं हड्डियों से, समय के औजारों से पता चलता है।
और नीचे चलें तो समय की मुहर और इमारतें खुदाई में मिली हैं, मतलब इमारतें और खुदाई में मिली सिक्के जो हैं, सिक्कों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो हेडिंग है वो है सिंधु सभ्यता की निर्माता। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 प्रकार के अस्थि पंजर यानी कि कंकाल मिले हैं। 4 प्रकार के कंकाल सिंधु सभ्यता में हमें मिले गए हैं। अब उसे देखते हैं। पहला है पोट्रो ऑस्ट्रोलायस, दूसरा क्या है, दूसरा है भूमध्य सागरीय, और तीसरा है मैकोगलियन। तो ये 4 प्रकार के मिले हैं। इसके आधार पर यह सभ्यता स्वीकार की गई है। इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान है। वह तो इनका संस्थापक द्रविड़ता को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत के पलायन कर गए। मतलब इन सभ्यता में 4 प्रकार के लोगों के कंकाल मिले हैं। ये जो 4 प्रकार आप देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये मैप में पूछा जाता है। 5 नंबर का मैप ज़रूर आता है, जिसमें 3 नंबर का तो यहीं से आता है। तो ये आपको मैप में समझना है कि ये सारे हैं कहाँ। नागेश्वर जो है वो गुजरात में, आपको मैप में पता होना चाहिए। दूसरा बालाकोट, चांदहुदड़ो, कोट डीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी। इन स्थानों को ध्यान रखना क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में पता कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो सबसे ऊंची सभ्यता यानी कि दुर्ग, और दूसरा है जो कि सबसे निचला शहर है। मतलब जैसे आज भी अमीर और गरीब लोग रहते हैं ना, वैसे ही उस समय पे भी रहते थे। तो आज ये पहले समझ लेते हैं कि दुर्ग क्या है। दुर्ग को देखते हैं, ठीक है। तो दुर्ग ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी, ठीक है। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, यानी कि तो इनका जो चबूतर है वो कच्ची ईंटों से बना है। इनको चारों ओर जो है वो घेरा गया है दीवारों से, ठीक है। और विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रयोग के लिए दुर्ग को बनाया गया है। अब दूसरा निचला शहर देखते हैं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचले शहर में दीवार से घेरा गया है। इसके अतिरिक्त कई भवनों को उस ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है जो नींव का कार्य करते हैं। मतलब इसमें ना जो दुर्ग था वो ऊंचे पर बना था, और जो निचला शहर था वो इनसे नीचे बना था। यहाँ पे ये निचला शहर बड़ा था क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते थे, और जो ऊंचा वाला शहर था उसमें कम लोग रहते थे लेकिन अमीर लोग रहते थे। लेकिन निचले शहर में भी कुछ जो हैं घर वो चबूतरों पर बनाए गए हैं, यानी थोड़े से ऊंचे बनाए गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं। बाकी नोट्स में आप आगे पढ़ेंगे सब कुछ। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी और उनकी गलियां कैसी थी, उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, यानी कि आपने आज भी देखा होगा कि ऐसे करके 90 डिग्री पे रोड मुड़ जाती है ना, ऐसे करके ऐसे करके। तो ऐसे बनाया गया था उस समय मतलब आज से 6000 साल पुराना की बात की जा रही है। उस समय भी 90 डिग्री पर बनाई गई थी। ये एक दूसरे को समकोण काटती थी, मतलब समकोण मतलब ऐसे ऐसे करके काटती थी। दूसरा, जल निकासी प्रणाली अनूठी थी, जो घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। मतलब कि एक तो रोड इतनी बढ़िया, साइड में ऐसे ऐसे साइड में इनकी नाली थी, जो घर से जो कूड़ा आता था इन्हीं नालियों में बहता था, और ये नाली ढकी हुई होती थी। और सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था। पहले हमारे यहाँ क्या होता, पहले घर बनाते हैं तब जाकर सड़कें बनाते हैं, लेकिन यहाँ पहले सड़कें बनाई गई थी, उसके बाद जाकर नालियाँ बनाई गई, है ना। तो यहाँ पहले सड़कें नालियाँ सब बनाई गई, फिर घर बनाए जाते थे। सड़कों और गलियों में अलग अगल बगल आवासों को बनाया गया था, यानी कि पहले बता रहा हूँ ना आपको, पहले गलियाँ बनाई गई,
फिर उसके आसपास घरों को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब हमने गली पढ़ ली, सड़कें पढ़ ली, तो अब होगा हड़प्पा सभ्यता का भवन निर्माण कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का भवन निर्माण। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। ठीक है, मकानों में आंगन पर आधारित थे, जिससे शौचालय, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष आदि अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले। मतलब बीच में आंगन था, साइड में आपके शौचालय हो गए, स्नानागार हो गया, रसोई घर हो गया, शयन कक्ष है। और फिर मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे, जिनके सुविधाएं हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मतलब जमीन से ऊंचाई पर मकानों के दीवारें सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। मकान के दरवाजे तो सड़कों की अगर न खुलकर मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण सुरक्षित रह जाता था। मतलब जो घर थे हमारे आजकल रोडों के पास खुलते हैं ना, इनके अंदर आंगन साइड खुलते थे, ताकि बाहर रोड पे जो शोर शराबा है वो ना हो, जो गाड़ियाँ चल रही हैं या लोग चल रहे हैं वो प्रदूषण अंदर ना आए। तो इन सब से बचने के लिए जो घर था वो अंदर बनाए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि सड़कों के साइड में ही नालियाँ भी बनाई गई थी। ठीक है, नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ा थोड़ा दूर तक शोषकूप लगे रहते थे, जिनमें गंदगी रुक जाती थी, और पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। मतलब नाली जो है वो ऊपर से ढक दी जाती थी ताकि उसमें कचरा ना जाए। आज भी देखें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस समय ऐसा होता था। नाली जो है वो फर्श से ढकी हुई होती थी। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शेष कूप यानी कि मतलब जाली लगी होती थी, जिससे सारा कचरा रुक जाए। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था, बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक भवन, मतलब जिसका प्रयोग सब लोग कर सकें। सार्वजनिक मतलब सब लोग का जो उपयोग होता है उसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सार्वजनिक भवन है जिसमें सब लोग उसका उपयोग करते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास था। मतलब ऊपर सार्वजनिक भवन रहते थे जहाँ मतलब लोग पूजा करें, अनुष्ठान करें। ठीक है, और नीचे वाले जो हिस्से थे उसमें व्यक्तिगत आवास था, यानी कि जो आदमी रहा करते थे नीचे। अब देखते हैं उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों को अवशेष मिले। मतलब जब उत्खनन किया गया तो बहुत सारे सार्वजनिक और राजकीय भवन यानी कि राजा के रहने वाले भवन मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो में मिला। अब ये देखना, ये ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो में भी एक भवन का अवशेष मिला है जो 70 मीटर लंबा है, 24 मीटर चौड़ा है। यह इसके उस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष है एक का अवशेष प्राप्त हुआ है, और 20 स्तंभ थे। मतलब उत्खनन में ऐसे ऐसे भवन मिले हैं जिनकी लंबाई 70 मीटर थी, 70 मीटर लंबा हो, 24 मीटर चौड़ा हो, और एक मोहनजोदड़ो में मिला जो 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा था, और जिसमें 20 स्तंभ थे। ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी मतलब अब हमें तो मतलब उनकी जो भाषा है वो तो पढ़ी नहीं हमने, तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं हम सारे। तो इसलिए इसमें भी अनुमान लगाया गया है कि जो भवन का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। इस भवन का उपयोग विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। मतलब कोई चिंता की बात हो गई तो उसके लिए विचार विमर्श करना,
या धार्मिक कोई काम है जैसे पूजा का तो वो करना, सामाजिक आयोजन यानी कि मतलब बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते हों, इन सब चीज़ों के लिए। हड़प्पा सभ्यता में फिलहाल अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार है उसके बारे में बताइए। तो चलिए चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था, मतलब किले में स्नानागार स्थित था, जो 11.1188 मीटर लंबा और 701 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी थी। ठीक, अब देखिए जैसे जो भी बताया गया है कि ये 11.88 मीटर लंबा होगा, 701 मीटर चौड़ा होगा या 2.43 मीटर, है ना। तो अब क्या था, इसके चारों ओर सीढ़ी बनी हुई थी। ठीक है, चारों ओर सीढ़ी बनी हुई थी और स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। अब इस मान लीजिए ये जो चारों ओर सीढ़ी बनी है, ठीक है, इधर साइड में कमरे बने होते थे, जिससे क्या होता था कि और इसमें स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं भी बना होता था, जिससे पानी कुंड में आता था। मतलब एक इस स्नानागार में एक कुआं बना दिया ताकि इसका पानी जो बहकर कुएं में जाए और वो इकट्ठा हो जाए और बाद में निकासी का प्रयोग करके इसको अन्य दरवाजे से भेज दिया जाता बाहर। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के मध्य से बाहर शहर के बाहर निकल जाता था। मतलब चारों ओर इसको बताया गया है कि इसके कमरे, वो सीढ़ियाँ बनी थी, साइड में कमरे थे ताकि जो औरतें वो जाकर यहाँ नहा सकें। इसके साइड में नालियाँ थीं, मतलब नालियाँ तो नहीं कहेंगे, कुआं था, उसमें ये पानी इकट्ठा होता था, फिर वहाँ से जो नाली बनी होती थी वो पानी को बाहर ले जाकर फेंक आती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक पॉइंट और रह गया इसमें, स्नानागार की दीवारें निर्माण से सीलन से बचने के लिए डाबर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी, मतलब सोचिए उस समय गर्म पानी की व्यवस्था भी की जाती थी कि ठंड हो तो लोग गर्म पानी से नहा सकें। आगे अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, मतलब नगर पे बेस्ड थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था, मतलब ऊंचा बहुत था। घर का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों में से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। मतलब जो शहरों में पानी वो बहकर नदियों, मतलब बाहर नदियों में मिक्स हो जाए या बाहर चला जाए, ऐसा था। ठीक है, इन नालियों को पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका प्लास्टर किया जाता था जिससे नालियों का कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ओके, अब इसमें देखिए कि ईंट के बारे में क्या बोला गया है। देखिए आयकर जो था वो आयताकार था, ईंट का जो बनाव था वो ऐसा था। ये 4:2:1 में बना हुआ था। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ईंट का जो बनावट थी पक्की ईंट की वो कैसी थी, तो आपको बताना है 4:2:1। अब एक प्रकार की ईंट, इन ईंट का प्रयोग कोनों में किया जाता था। नोकदार ईंटें, अब नोकदार ईंटें कुछ होती हैं, इनका प्रयोग कुओं के लिए किया जाता था। ठीक है, सारी ईंटों की बात हो रही है। टी प्रकार की ईंट, इनका प्रयोग सीढ़ियों के लिए किया जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। ओके, मतलब जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं उन्हें यह चांदहुदड़ो सभ्यता में मिली। मतलब ये जो नालियाँ वो कहाँ मिली हैं, चांदहुदड़ो में। जैसे मंदिर कहीं और मिला था आपको पता है ऊपर मोहनजोदाड़ो में, वैसे।
हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? मतलब समाज मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, सामाजिक जीवन कहते हैं। तो उसमें संगठन था, लोग एक साथ रहते थे, भोजन करते थे, वस्त्र पहनते थे, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन करते थे, मनोरंजन करते थे, प्रौद्योगिकी और मृत कर मतलब मरने के बाद जो दफनाया जाता है वो मिला है, चिकित्सा विज्ञान भी था इनके पास। अब हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन की बात हो रही है। इतिहासकार गॉर्गन चाइल्ड ने समाज के 4 भागों का विभाजन किया। मतलब जो इतिहासकार हैं गॉर्गन चाइल्ड ने इनके समाज में 4 वर्गों में इन्हें बांटा है, 4 वर्गों में। ओके, पहले हैं शिक्षित वर्ग हैं, जैसे मतलब बताया गया है कि यहाँ 4 वर्ग रहते थे। कौन कौन से? शिक्षित वर्ग, योद्धा या सैनिक, व्यापारी और श्रमिक। ये तो हर समय ही होता है। तो शिक्षित वर्ग में कौन था? पुरोहित, चिकित्सक, जादूगर, ज्योतिष। योद्धा सैनिक कौन थे? इनकी पुष्टि दुर्गों से उपस्थिति के अवशेष मिले हैं। व्यापारी वर्ग दस्तकछार, इसमें बुनकर, कुम्हार और स्वर्णकार हो गए, जैसे सुनार। ठीक है। और श्रमिक वर्ग किसान में टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले बस मिले हैं, और कोई नहीं। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भोजन किस प्रकार होता था? तो मतलब उस अवशेष मिले हैं किस किस के? गेहूँ, एक सेकेंड, गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी भी थे वहाँ लोग के लोग। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर, मछली का मांस इत्यादि खाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो ध्यान रखने वाली बात है। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया गया है। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। मतलब देख लीजिए, दोनों चीज़ खाते हैं, मांस भी और फल सब्जी भी। इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे, मतलब तब भी लोग दोनों चीज़ खाते थे। अब हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसे मिले हैं? वह भिन्नता, ठीक है, ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला पुरुष वस्त्रों में भी भिन्नता पाई गई है। पुरुषों ने धोती, पगड़ी, कुर्ता व महिलाएं घाघरा में साड़ी पहनती थीं। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रस्थान, ठीक है, मतलब सौंदर्य यानी खूबसूरती के बारे में बताया गया है। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक है, स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। दोनों ही सौंदर्य प्रदर्शन में सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, धानी। लोग हाथों में सोने जैसा कीमती धातु का आभूषण पहनते। मतलब उस समय सोना नहीं आया था, ये बात आपको याद रखनी है। उस समय के लोगों को सोने का ज्ञान नहीं था, जबकि सामान्य लोगों तांबे, कांसे, हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। ओके, अब हड़प्पा सभ्यता में देखना है मनोरंजन। मछली पकड़ना उनका मनोरंजन था, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था, जानवरों की दौड़, जो ये क्या लिखा हुआ है, झुनझुने, सीढ़ियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप के गोलियों से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिए वाला तांबे का रथ मिला है। ठीक है, उनके लोगों को मनोरंजन की बात है, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे। ओके, आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता में मृतिक कर मतलब यानी कि मर जाने के बाद उनका क्या करते थे जो लोग मर जाते थे? अंत्येष्टि क्रिया, ठीक है। हड़प्पा कालीन नगरों मोहनजोदड़ो, अब कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं इस बात के? मोहनजोदड़ो, बनवावली, हड़प्पा, कालीबंगन आदि में शमशान के अवशेष मिले, मतलब वहाँ भी शमशान मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ के लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। जन मार्शल
ने के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जॉन मार्शल ने 3 भागों में इस बात को विभाजित किया है, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण यानी कि समाधान, आंशिक समाधिकरण समाधान और दाहक्रम यानी कि कैलाश समाधान, यानी 3 वर्गों में इसे बांटा गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में, ठीक है। पहले ये कि पूर्ण समाधान क्या था। सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, मानिए, ठीक है। नोट, हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, ओके। लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा शव करवट के रूप में है। तीसरा है लोथल में, ये सारी जगह का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। लोथल से ही युग्म शव यानी कि स्त्री पुरुष मिला है, मतलब एक साथ दफनाए गए थे। इससे पता चलता है कि उस समय भी सती प्रथा प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है जो R37 की संज्ञा दी गई जिसे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। अब आंशिक समाधान, शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफनाया गया है, ठीक है। कलेश समाधान को देखते हैं। दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मरजूशा यानी कि बर्तन में रखकर दफनाया गया है। 3 भागों में दफनाया गया है, याद रखना है। हड़प्पा में चिकित्सा विज्ञान था या नहीं ये भी देखते हैं। जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते हुए हिरणों के सींगों का चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र में फेन यानी कि झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। मतलब वो आर्थिक मतलब पैसे कैसे कमाते थे। कृषि करके, पशुपालन करके, व्यापार करके, कुटीर उद्योग करके, कुटीर मतलब छोटा उद्योग, और माप तोल के बाद कभी मिला है, शायद वो माप कर किसी चीज़ को देते होंगे। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इनके बारे में। कृषि के बारे में हमें क्या पता चलता है। जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थीं। इसका उपयोग फावड़े से तो नहीं मिला, मतलब इनका जो उत्पादन है वो फावड़ों से तो नहीं मिला, लेकिन हल्के अवशेष कालीबंगन से मिले हैं। फसल को पाषाण के कटने के लिए हंसिए का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फसल को काटने के लिए हंसियों का प्रयोग किया जाता था, जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, ओके। अनाज को धोने के लिए 2 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख पशु हैं, मतलब बैल का भी अवशेष मिला है, उस समय बैल भी होते होंगे। और ये कब की बात कर रहा हूँ, आज से 6000 साल पहले की। अब चलते हैं पशुपालन के बारे में, ठीक है। नीचे चलते हैं। बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल पाले जाते थे। ये 5-6 हैं। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु है। इसके अतिरिक्त हाथी पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे, ऐसा पता चलता है, क्योंकि घोड़े के कोई अवशेष नहीं मिले। वे कुत्ते, बिल्ली पाले जाते थे, साथ ही तोते, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश और बत्तख, हिरण आदि के चित्र, मतलब इनके चित्र मिले हैं, तो ये समझ सकते हैं कि इन लोगों से भी वो लोग परिचित होंगे, परंतु अवशेष नहीं मिले इनके। अब व्यापार की बात कर लेते हैं, वहाँ व्यापार था या नहीं। व्यापार, एक सेकंड। व्यापार, हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे के पटरी का प्रयोग किया जाता था। चांदहुदड़ों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों का एक बाट का प्रयोग कारखाना मिला है, मतलब एक कारखाना ही पूरा मिला है वहाँ पर बाट के प्रयोग का। समाज में अनेक व्यापारिक वर्ग
के लिए वर्ग रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार व्यवसाय से होता था। ये लोग खेती नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते थे, जैसे कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्थिक व्यापार के लिए अतिरिक्त इनका ईरान, अब ये लोग सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी व्यापार करते थे। कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध पाए गए हैं। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के साथ माध्यम से जिनकी बाहरी व्यापार मोहरे से किया जाता था। दूर देशों में जहाज, अब नदी पार भी हो सकते हैं देश, तो जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जहाज़ों से भेजा जाता था। और उस समय पैसे नहीं होंगे तो बार्टर सिस्टम चलता होगा, यानी कि एक सामान दो और एक दूसरा सामान लो। ठीक है, अब कुटीर उद्योग यानी सबसे छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन के साथ अतिरिक्त ईंट का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हाथी दांत, सीपीय धातु में विभिन्न आभूषण मिले, हाथी के दांत से और सीपियों से आभूषण बनाए जाते थे। माप तोल यानी कि बाट के बारे में देखते हैं। तोल के लिए तराजू व बाट सम्मिलित थे, 6000 साल पहले भी लोग इन सब का इस्तेमाल करते थे। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। चार्ट नामक पत्थर बाट निर्माण के लिए किए जाते थे प्रयोग। सबसे बाट वजन सबसे बड़ा जो बाट मिला है वो मिला है 375 ग्राम का। सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का था। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक यानी कि पूजा से जुड़ा हुआ जीवन कैसा था। ओके, मातृ देवी की उपासना, शिव परम पुरुष की आराधना, वृक्ष और पशु की पूजा, लिंग पूजा भी की जाती थी। मातृ देवी की पूजा का उपासना। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था, वहाँ मंदिर थे। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे देवालय की संज्ञा दी जाए, वहाँ इतने अच्छे तो मंदिर नहीं मिले जहाँ देवालय की बताई जाए। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, मूर्तियाँ जरूर मिली हैं ऐसी। ओके, आगे। मातृ देवी के अनेक चित्र तावीज़ों में, मिट्टी बर्तनों में तथा मोहरों में अंकित हैं, कि तावीज़ों में है, मिट्टी के बर्तनों में है, अंकित हैं। इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती है। आगे। प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रतिष्ठा मातृ शक्ति की थी, जिसकी आराधना प्राचीन काल के ईरान से लेकर इजराइल सागर तक के सारे देश होते थे। ओके, मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति, वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार था। ये सारी मान्यता थी उस समय की। और आगे देखें। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा प्रचलन, पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत देखकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। देख लीजिए, मृत देवी मिली हैं, उनका सिक्कों में नाम मिला है, नग्न मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन याद रखिए मंदिर जैसी हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। शिव, अब देखो शिव के बारे में थोड़ा सा बोला गया था ना। चलिए, शिव या परम पुरुष की उपासना। उत्खनन में अनेस्ट मैको को एक ऐसे मुर्दा मिली जिस पर पुरुष के चित्र से सिर के दोनों ओर सींग थे हैं। इस योगी के 3 मुंह हैं। 7 व गंभीर मुद्रा में इसके बाईं जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी हैं। सामने हिरण है। इस ध्यान में योगी के सिर के ऊपर 5
शब्द लिखे हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना, मतलब इन्हें पशुपति माना जा सकता है। और क्या कि उनके एक हाथ में शेर और हाथी मिले हैं, दूसरे हाथ में भैंसा और गैंडा मिला है, तो इसीलिए, और 2 सींग निकली उनकी। तो आगे वृक्ष और पशु पूजा, ठीक है। अनेक मोहरों में पीपल तथा उनकी पत्तियों के चित्र का अंकन है, जिससे ऐसा लगता है कि वे लोग वृक्ष पूजा अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे, ठीक है। वर्तमान में भी पीपल की वृक्ष पूजा की जाती है, मतलब आज भी की जाती है, इसलिए लगता है कि उस समय भी की जाती होगी। इनके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड व बैल चित्रित किया गया है, ठीक है। वर्तमान में शिव भगवान के सांड यानी कि नंदी की पूजा पूरे भारत में की जाती है। अब लिंग पूजा भी ऐसा कुछ था या नहीं। उत्खनन में लिंग पूजा प्रस्तर पत्थर के लिंग मिले हैं। इसमें अनुमान लगाया गया है जाता है कि पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी थे। स्वादिष्ट चिन्ह एवं कांस पिल्स हड़प्पा काल के पवित्र चित्रण हैं, जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। यानी कि लिंग पूजा भी होती थी पत्थर में, ऐसा पता चला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन था, मतलब वहाँ भी कोई राजा राज्य करता था या नहीं, कुछ ऐसा था या नहीं, क्योंकि इतने बड़े चीज़ को संभालने के लिए कोई ना कोई राजा, कोई राजनीतिक तंत्र तो होना चाहिए था। यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिली है। यहाँ पे कोई ऐसा पता ही नहीं चला कि राजा था या नहीं, या कोई था कि नहीं। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, मतलब कि हर कोई अपना काम अच्छे से करता था, या कोई राजा था नहीं। राजतंत्रात्मक नहीं था, मतलब लोकतंत्र था, यहाँ पे राजतंत्र नहीं था। इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में होगा। मतलब एक का मानना है कि हंटर जो हैं इतिहासकार, वो मानते हैं कि यहाँ राज लोकतंत्र रहा होगा, राजतंत्र नहीं रहा होगा। व्हीलर मानते हैं कि शायद यहाँ पुरोहित और धर्मगुरु लोग राज करते होंगे। वे जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माताओं को देखकर ऐसा लगता है कि वह नगर पालिका रही होगी, यानी कि जैसे आज छोटी छोटी नगर पालिका। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ की जो भाषा है वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए सबका बस अनुमान है। बाकी हमें आज तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चला है पॉइंट, जिससे हम पता लगा सकें कि ऐसा हुआ था या नहीं। हड़प्पा सभ्यता के काल का कला का विकास, पहले वहाँ पे कला थी या नहीं। तो वहाँ मूर्ति कला थी, धातु कला थी। मूर्ति कला यानी कि मूर्ति मिली है, धातु कला यानी कि आभूषण मिले हैं, वस्तु निर्माण कला यानी कि हम वस्त्र तो लोग पहनते हैं, और चित्रकला, वहाँ चित्र भी हमें जानवरों को मिले हैं, तो शायद वो भी थी। आगे चलते हैं। पात्र निर्माण कला, नृत्य या संगीत कला वहाँ है कि नहीं, वहाँ थी। मुद्रा कला थी, ताम्र निर्माण कला थी, लेखन कला थी। ठीक है, अब देखते हैं सबको एक एक करके। मूर्ति कला में कहें तो उत्खनन से प्राप्त पत्थरों की मूर्ति, कांसे की मूर्तियाँ इसमें आगे की झलक दिखाई गई है। एक नृत्य की मूर्ति बहुत ही सुंदर और अक्षेश है। इन मूर्तियों के गाल की हड्डियाँ बहुत ही सुंदर हैं और आकर्षक हैं। आंखें तिरछी व पतली हैं, गर्दन छोटी व पतली है। ठीक है, धातु कला देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा आदि आभूषण मिले हैं। ओके, वस्तु निर्माण कला,
उत्खनन में चरखा मिला है, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम में वह लोग निपुण थे। सूत ऊनी रेशम वस्त्र पहनते थे। ओके। चित्रात्मक कला है कि नहीं। मोहरों में सांड के चित्र, भैंसे के चित्र, वृक्ष के चित्र, इनका मतलब है कि वो लोग चित्रकला भी जानते थे। पात्र निर्माण, ठीक है। मिट्टी के पात्र बनाने में पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने, इसका मतलब है कि वो पात्र कला भी जानते थे। नृत्य तथा संगीत कला, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। पात्रों में तलवे तथा ढोलक के चित्र मिले हैं। अब मुद्रा कला देखते हैं। उत्खनन में विभिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी दांत के मिट्टी की 600 मोहरें मिली हैं, यानी कि मोहरें भी हैं उस समय की, जिन पर एक और पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिले हैं। ओके। ताम्र निर्माण कला है कि नहीं उस समय। उत्खनन में अनेक ताम्र पात्र मिले हैं, ठीक है। वर्गाकार, आयताकार, ये उसकी मतलब कैसी आकृति है वो बताई गई है। इनमें पशुओं व मनुष्य के चित्रण मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंस, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि। मनुष्य में योगी के चित्र मिले हैं, यानी कि वो ताम्र निर्माण कला में भी थे। अब लेखन कला देखते हैं। उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है उत्खनन में, ठीक है। लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है, मतलब विद्वानों में आपस में मतभेद है कि लिपि के बारे में। ये लिपि चित्रात्मक थी, यानी कि मतलब जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं थी, चित्र के रूप में थी, तथा दाएं से बाएं और दाएं से दोनों ओर लिखी जाती थी। मतलब हमारे में क्या होता है, हम कॉपी के पेज होते हैं मान लीजिए, तो हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए एक लाइन हो गया तो दूसरी लाइन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे था, एक तो अक्षर नहीं थे, चित्र था। जैसे मान लीजिए कोई चित्र हो गया, जैसे ऐसे कोई चित्र हो गया, फिर ऐसे, है ना। तो ये कैसे लिखते थे, ये लोग लिखते थे ऐसे, फिर ऐसे, इधर इनकी ऐसी है, मतलब ऐसी कला है कि पहले यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये लोग सीधा सीधा नहीं लिखते थे। ओके, आगे देखते हैं। अब हड़प्पाई जो लिपि है उसकी विशेषता क्या है। लिपि यानी कि लिखने का ढंग। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, उल्टा ऐसे, सॉरी, है ना, ठीक है। यह लिपि चित्रात्मक थी, यानी चित्र थे। इस लिपि में 300 से 400 शब्द, मतलब 400 शब्द नहीं, चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि आज तक विद्वानों को भी समझ नहीं आई है, ठीक है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला थी या नहीं, ठीक है। शिल्प कला का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मन के बनाना। आगे शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, बाट बनाना। चांद हुदड़ो ऐसी जगह थी जहाँ लोग लगभग पूरे तरह से शिल्प उत्पादन में कार्य करते थे। चांद हुदड़ो में कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि यह पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरें काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, ठीक है। हड़प्पाई लोग कांसों का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं। कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्रित धातु है। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे, एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं।
मन के सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मन के कार्नेलियम नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मन के जैस्पर नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मन के तांबे से भी बनाए जाते थे, सोने से भी बनाए जाते थे, मन के कांसे से भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग महिलाओं में किया जाता था तथा वे बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता है। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का। अब देखिए, हमने उनकी भाषा तो पढ़ी नहीं, हमें आती नहीं, विद्वान पता नहीं लगा पाए। तो अब बहुत सारे कारण अलग अलग हैं कि कैसे मतलब वो नष्ट हुई। मैंने आपको ग्राफ से बताया था ना कि पहले वो शुरुआत हुई, फिर अपने चरम पर थी, फिर नष्ट हो गई। तो अब ये इसके अलग अलग कारण हैं। लोग क्या मानते हैं? लोग मानते शायद जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। मैंने आपको बताया था सिंधु नदी बहती थी, तो शायद नदी का बदलाव हो गई, वो कहीं और दिशा बदल दी, तो शायद इसी शहर पर आकर बह गई हो, तो वो शहर जो है तबाह हो गया हो, या प्राकृतिक कोई आपदा आ गई हो, है ना। जैसे कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा, तो अचानक से लोग मर गए हैं ना, भूस्खलन वगैरह हुआ, कुछ भी। तीसरा मानते हैं कि शायद भूकंप आया होगा, भूकंप से भी शायद लोग मर गए, सारा एक ही साथ समाप्त हो गया। चौथा मानते हैं कि शायद अकाल पड़ा हो खाने का, इसीलिए जब खाना ही नहीं है तो सब खत्म हो गए। तीसरा कोई महामारी या बीमारी हो। और चौथा मानते हैं कि शायद कोई बाहरी आक्रमण हो, तो शायद आक्रमण से लोग मर गए हों। तो ये 4-5 कारण हैं जिनसे लोग सोचते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता इसलिए ख़त्म हो गई। आगे भी है इसका कारण। वनों की कटाई, नदियों का सूखना, क्या पता नदी ने बहाव ना बदला हो, सूख गई हो, तो पानी के कारण मर गए हो। नदियों का मार्ग बदल जाना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शायद मार्ग बदल गया हो। बाढ़ों का आना, जैसे दामोदर, कोसी, महानदी, ये सारी उसी के पास थी, इसीलिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की भी वीडियो मैं इसी के साथ बनाता रहूँगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और अपने चैनल ड्यू स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसी के साथ बाय। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।